हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो जब अपन क्लास 8th की एसएसटी का फर्स्ट लेसन जो कर रहे थे स्टडी, तो पेज नंबर 5 तक अपना हो गया था, यानी यहाँ तक अपन ने कर लिया था। आगे अपन इसको करते हैं प्रोसीड। द ब्रिटिश बिल्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। जो मतलब ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ खास तौर से मतलब खास इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन है वो बनाए थे, जैसे म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, म्यूजियम संग्रहालय और अभिलेखागार, यानी जो भी अभिलेख वगैरह होते थे ना, जो भी रिटर्न उनका जो भी चीज़ें उनको अच्छी से मतलब रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। Historians gather important information about the provincial administrative system from the reports, memos, notings, and letters preserved in 19th century in the archives and record rooms across India। यानी पूरी इंडिया के अंदर इस टाइप के आर्चिव्स और रिकॉर्ड रूम्स बना दिए थे, और हमें उस टाइम के प्रांतीय प्रशासन की जानकारी है इन किससे मिलती है, जो भी रिपोर्ट्स है, मेमोज है, नोटिंग्स, टिप्पणियाँ हैं, जो भी उनके द्वारा लेटर, ये द्वारा उनके प्रिजर्व की हुई जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, उनसे हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है हमारे हिस्टोरियन को मिलती है। ठीक है, देखिए, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्वेज इन अर्ली 19th सेंचुरी। यानी अफेक्टिव प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सर्वे किए, बहुत सारे क्या किए, सर्वे किए। कब? अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी की शुरुआत में। ठीक है, by the end of the 19th century, census of all the Indian provinces were being carried out every 10 year। सेंसस पता है आपको, जनगणना होती है। तो 19th सेंचुरी के एंड तक है, उन्होंने क्या किया भी, सेंससेस मतलब की किसकी, ऑल ऑफ इंडियन प्रोविंसेस, जितने भी प्रांत थे उनकी जनगणना की भी, कितने लोग हैं जाति के आधार पे या अलग अलग पैटर्न के अनुसार उन्होंने क्या की, जनगणना सी, और इस टाइम की, और उसके बाद में एवरी 10 ईयर के बाद में इसको करना सुनिश्चित किया। ठीक है, अब देखिए, ये जो दिस हेल्प्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और इस जनगणना से उन्हें पता चल गया, उन्हें इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली कि भी किस धर्म के कितने लोग यहाँ रहते हैं, कौन सी कास्ट के कितने लोग यहाँ रहते हैं, या कौन सी ऑक्यूपेशन, कौन सा काम यहाँ के लोग करते हैं। सारी चीज़ें उनको इंफॉर्मेशन है वो इससे उन्हें मिल गई। ठीक है, दीज सर्वेज हैज़ हेल्प्ड हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया। और इन्हीं से क्या है कि हिस्टोरियन को, इतिहासकारों को मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी जो है कि मिलती है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो सर्वे का काम था ये कॉमन हो गया, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उपनिवेशिक जो प्रशासन था, उसके अंदर ये जो है हर चीज़ के वो क्या है कि सर्वे करवाने लग गए थे। सर्वेज लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड आर्थ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इस प्रकार वो क्या है कि अनेक प्रकार के सर्वे करवाने लगे। हाँ, तो इनमें अपन जैसे बात करते हैं कि जो मतलब बॉटनिकल, जूलॉजिकल, यानी जो भी जीव जंतुओं के बारे में कितनी जनसंख्या उनकी है, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक है, बिल्डिंग्स या जो भी उस टाइप की उनकी जो भी चीज़ें हैं, या अपन बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, यानी ह्यूमन आदमियों के बारे में, कितने मानव है, कितने महिलाएं, कितना पुरुष है,
एंड फॉरेस्ट सर्वेज, और मतलब फॉरेस्ट के बारे में भी कितने प्रकार के जंगल है, कहाँ पे कितना इनका प्रतिशत है, सारी की सारी जो लिस्ट है वो किसको मिलती थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इन सर्वेज के थ्रू मिलती थी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ये पूछ ले भी कौन कौन से सर्वेज होते थे, तो ये अपने को आर्कियोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड द फॉरेस्ट सर्वेजिस्ट, जो 4 टाइप के जो सर्वे थे उस टाइम पर्सनल में थे। सोर्सेज केप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर। क्या सोर्सेज, और इनके जो सोर्सेज है वो भी रखे गए, एंड रिटन बाय द बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर, यानी इंडियन और ब्रिटिश दोनों लोगों के द्वारा इसमें जो भी है स्टडी करके ये डाटाज है वो रखे गए। रिप्रेजेंट्स several aspects of British rule and their efforts to modernize and subjugate इंडियन पॉपुलेशन। तो और इसके अंदर हमने ये भी देख सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं, तो जो ब्रिटिश रूल है उसने हालांकि काफ़ी लंबे टाइम तक अपना शोषण किया, लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि उनके जो एफर्ट है उनसे मॉडर्नाइजेशन भी आया था। इससे पीछे के जो भी अपन पढ़ के हैं भाई, हिंदू जो भी राजा थे उन्होंने शासन किया, मोहम्मदन्स ने किया, या उस टाइम विदेशी आक्रांताएँ भी आए थे, और उसके अलावा भी अन्य जो भी फॉरनर जो भी विदेशी आए थे उन्होंने रूल किया। तो उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं था, बहुत सारी कुप्रथाएँ थी, लेकिन इसके अंदर अपन ये ज़रूर कह सकते हैं अभी इन्होंने भी अपना जो वही काम किया जो उन लोगों ने किया, शोषण किया, दोहन किया, लेकिन फिर भी मॉडर्नाइजेशन है इन लोगों ने हमें दिया, ये अपन कह सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन को। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड और इनऑफिशियल रिकॉर्ड की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, यानी इस पीरियड की हिस्ट्री का अपन इम्पोर्टेंट सोर्स माने भी। क्या स्रोत है हमें जो ये बताता है भी उस टाइम कौन कौन सी इवेंट हुई है, तो ये जो ऑफिशियल जो भी रिकॉर्ड है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है हमें उस टाइम के बारे में प्रॉपरली जानने के लिए। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। वो ये मानते थे कि चाहे कोई भी प्लान हो उनका, चाहे कोई भी पॉलिसी, कोई भी फैसला, कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की हो, ये सब कुछ है अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इश्यू, यानी ये चीज़ है वो किसी के बारे में प्रॉपर स्टडी, अच्छे से स्टडी करने के बारे में और उसके बारे में वाद विवाद करने के लिए ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि सब कुछ लिखा गया है तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही बातों को वो सिर्फ ही मतलब नहीं मानते थे कि हाँ भी हमने बातें कर ली, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या हमने ऐसा किया वैसा किया। नो, एवरीथिंग शुड बी इन रिटन फॉर्मेट। हैंस they carefully preserved all the official records and created several archives for this purpose। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आर्चीव्स अभी लिखाकार ऐसे बनाए, रिकॉर्ड रूम बनाए उन्होंने। ठीक है ना, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, ये की सारी जो अपने फाइलें हैं, अब ये इतनी चीज़ें हैं, ये तो है नहीं एक मतलब एक ही कोई पर्टिकुलर कागज़ में आएगी, हज़ारों फाइलें हो जाएगी, तो इन फाइलों को हम कहाँ रखेंगे, इसलिए उन्होंने आर्चिव एंड रिकॉर्ड रूम्स टाइप के जो भी है बनाए इन सब चीज़ों को प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, सॉरी। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, आगे देखिए क्या, द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स देमसेल्व्स हैज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, यानी इंडिया जो ऑफिस था वो इसको मतलब इन इन रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, वो भी एक क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मतलब इसका भी एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग इतिहास है, यानी ये भी एक मतलब अपन जान सकते हैं ये भी एक जो जो वे है, जो तरीका है, वो भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कौन सा वे था। देयर वर डिफरेंट लेवल ऑफ केयर फॉर
फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स, यानी साल दर साल है इन रिकॉर्ड को रखने का, मेंटेन करने का जो भी तरीका है वो क्या है कि अलग अलग था। बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग दैम वॉज एस्टेब्लिशिंग very early, but interest in preserving them was establishing very early, यानी हर साल है इसको अच्छे से एस्टेब्लिश्ड करके, स्थापित करके, मतलब बढ़िया तरीके से जो है कि इनको प्रिजर्व किया जाता था। ठीक है। अ कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, a keeper of East India Company records was appointed in 1771 with the mission to arrange current records and to preserve historical records। अब देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स जब ना कुछ उसने इस चीज़ को भी अपॉइंट किया। किस लिए, कब किया? 1771 में। क्या था इसका मिशन, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों एस्टेब्लिश किया? टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स, जो भी करंट के जो भी रिकॉर्ड थे उनको सही तरीके से अरेंज किया जाए, एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, और ये सारे जो ऐतिहासिकल रिकॉर्ड्स हैं इनको अच्छे से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, टुवार्ड्स द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड की अपन बात करते हैं, गवर्नेंस इन इंडिया, an increasing number of documents were sent to London and incorporated into the record। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब एंड हुआ था और जो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों मतलब हो गया था, वहाँ से संचालित होने लगा था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारा रिकॉर्ड है वो कहाँ भेजा गया? अभी लंदन भेजा गया, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स, और उनके जो भी रिकॉर्ड्स है उसके अंदर इसको मर्ज कर लिया गया या अपने हिसाब से उन्होंने मेंटेन कर लिया। इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस एवर। इसको अपन ये कह सकते हैं वास्तव में, इनफैक्ट यानी वास्तव में, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन एवर। आज तक में ये कह सकते कि सबसे बेस्ट या सबसे मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी डॉक्यूमेंटेशन का है वो यही रहा है। हाउएवर फिर भी व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू इंडिया ऑफिस, और जब जो इंडिया का कंट्रोल था वो इंडिया ऑफिस को ट्रांसफ़र किया गया, दे सेट अप अ कमेटी टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया था सीधा वहाँ भेज दिया था, अभी बात कर रहे थे ऊपर, लंदन भेज दिया था, उसका उन्होंने अच्छे से रिव्यू किया, अच्छे से देखा अभी क्या है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रूल किया है, क्या इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे, क्या इनका तरीका था, क्या मैनर था, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इंडिया ऑफिस को जब ये हैंड ओवर किया गया था रूल, तो उन्होंने अच्छे से इसको स्टडी किया। On the committee's recommendation, more than 3 tons, देखो more than 300 tons of records were sold at waste paper। ठीक है ना। और बाद में जो कमेटी देखो कितना 300 टन्स, कितने क्विंटल हो गए देख लो, इतना सारा वजन, कितने रूमों में इतना सारा उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा था, जो कि एक बाद में एक मतलब रद्दी पेपर के रूप में कमेटी के रिकमेंडेशन से, कमेटी की सलाह से उसको बेचा गया एज ए रद्दी पेपर। इतना सारा उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा था। ऑल्दो यद्यपि दिस वॉज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन। हाँ, ये भी कह सकते हैं भी इसने एक कमेटी के जो रिकमेंडेशन पे इतने टन का जो रिकॉर्ड है वो एज ए वेस्ट पेपर सोल्ड आउट कर दिया गया था। ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ए ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन। और इतना सारा जो कलेक्शन है जो हमें आज उनके बारे में जानकारी मिलती है उसके लिए वो क्या था, एक ग्रेट लॉस था। There are evidences that many of these records were duplications or contained a very little relevant information। या ये कह सकते हैं कि उसके बाद में जो
हमें मिले हैं, जो भी एविडेंस है वो ये कह सकते हैं या तो वो डुप्लीकेशंस है उनकी में, ठीक है ना, उनकी कॉपी की है, या कुछ उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन को ये अब रखते हैं, उनसे इत्तेफाक या रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने क्या कर दी थी, सेल कर दी थी एज ए बेस्ट पेपर। देखिए लास्ट, बट दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम। हालांकि ये जो रिकॉर्ड है, ये सारी बातें वो सही नहीं बताते, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड है ये लिखा गया किसके बारे में, ऑफिशियल ऑफ दैट टाइम, यानी उस टाइम के जो भी ऑफिशियल थे, उनके जो ऑफिशियल थे उन्होंने इस चीज़ को लिखा था। दे रोट वोट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड, यानी वो क्या लिखते थे, वो वही लिखते थे जो उनके रूलर जो उनको कहते थे कि भी हाँ आप ये लिखो, तो वो ही लिखते थे, यानी वो अपनी तरीके अपने हिसाब से अपने मन से कुछ भी स्वतंत्र नहीं लिखते थे। व्हाट दे सेड एंड व्हाट दे थॉट, और जो विराजा सोचती, यानी जो उनका कार्य प्रणाली होती थी ना, उनके फेवर में लिखते थे। ये बोल सकते हैं अपन कि जो उस टाइम के अभी वो जो भी लिखते थे वो उनके फेवर में लिखते थे, उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखते थे। दे हाइड द फैक्ट्स दैट दे वांट टू हाइड एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी वो कुछ मतलब कुछ फैक्ट को वो हाइड कर लेते थे, छुपा लेते थे, ठीक है, और जिनको वो छुपाना चाहते थे यानी उन्होंने लिख दिया। अब गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने उसके अंदर नहीं लिखा, और जो बात उनके फेवर में है उसी बातों को उन्होंने लिखा, यानी एक पक्ष है वो कहीं न कहीं छुपा लिया गया था, इसलिए हम इनको पूरा भी ऑथेंटिक नहीं मान सकते। द रिकॉर्ड्स showed the act taxes introduced by the British to mark their success, but they do not represent how these act and taxes affected Indians, how Indians suffered due to these step, यानी जो भी टैक्स वगैरह लगाए, मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, ये रिकॉर्ड क्या शो करते हैं कि उन्होंने उनके जो भी काम थे, ठीक है ना, जो भी उनके रूल रेगुलेशन वगैरह थे, जो भी टैक्स लगाए थे, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश मार्क टू देयर सक्सेस, ये उनकी हालांकि सफलता को दिखाते हैं कि उसके बाद में मॉडर्नाइजेशन आया और कुछ चीज़ों में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बहुत चीज़ों में विकास हुआ, ये बोल सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट तो ये कहता है, लेकिन बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दीज एक्ट्स एंड टैक्सेज अफेक्टेड इंडियन, लेकिन ये वो उस चीज़ का दूसरा पक्ष क्या है कि ये इन्होंने बड़े रूप में टैक्स लगाए, और जो भी उनकी कार्यप्रणाली थी, जिस लोगों से इंडियंस है वो कितने रूप से अफेक्ट हुए, हाउ इंडियन सफ़र ड्यू टू दीज स्टेप्स, और इन स्टेप्स से जो इंडियन लोग हैं वो दुखी हुए, परेशान हुए, इस चीज़ को उन्होंने इसके अंदर नहीं लिखा। The official records do represent the success and achievements but do not represent the fallout of the British administration, यानी ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस एंड उनकी अचीवमेंट की, हाउ दे मतलब बी अचीव्ड एंड हाउ दे सक्सीड इन देयर प्लान, यानी उन्होंने उनकी किस हिसाब से उन्होंने अपने प्लान में अपने सफलता, यानी कहने का मतलब ओनली पॉजिटिव चीज़ें लिखी है और नेगेटिव चीज़ें वो उन्होंने नहीं लिखी। They also do not represent the reaction and situation ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्फेयर ऑफ द सोसाइटी, और उस टाइम के पूरे इंडिया के समाज और प्रत्येक पहलू जो है मतलब प्रत्येक पक्ष था जो समाज का, उनका उन रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट्स एंड टैक्सेस के प्रति क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने रिजेक्ट किया, क्या उन पर फ़र्क पड़ा, वो चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं लिखी। द रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट ब्रिटिश वर्क for the betterment of Indian but do not tell about the needs of the people of India। उन्होंने इस रिकॉर्ड में ये लिखा कि भी ब्रिटिश वर्क से कितना आया, इंडियंस में इम्प्रूवमेंट आया, सुधार आया,
बट दे डू नॉट टेल, उन्होंने कभी नहीं बताया कि इंडियन लोगों की ज़रूरत क्या थी। यानी उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये इम्प्रूवमेंट कर दिया, ये मॉडर्नाइजेशन कर दिया, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, हमने ट्रेन ले आए, हम ये ले आए, वो ले, मतलब उन्होंने अपनी सिर्फ पॉजिटिव बातें थी, अपनी एप्रिसिएशन उन्होंने की है, ये मान सकते हैं अपन। लेकिन जो उनके फेवर में नहीं था, उनके अगेंस्ट था, एक्चुअल इंडिया को क्या ज़रूरत थी, उस चीज़ को उन्होंने अपने इन चीज़ों में नहीं लिखा। ठीक है, तो अपना ये फर्स्ट लेसन हाउ व्हेन एंड वेयर आज हो गया, लगभग हो गया मान लो। तो इसके अंदर आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर ये अपने जो क्या है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। फिर मैच द फॉलोइंग है, आंसर इन शॉर्ट है, आंसर इन लॉन्ग है। तो ये सारे के सारे ये आंसर इन EF तो मैं आपको करवा दूंगा बाद में रिटन फॉर्मेट में, और ये आपको खुद को करने हैं, ठीक है ना। ABCD आपको खुद को करने हैं। पूरा लेसन आपको 2 या 3 बार आप करोगे रीड अच्छे से, तो आपको आराम से इसका क्या होता है आंसर आ जाएंगे। हालांकि फिर भी मैं आपको एक बार करवा दूंगा, लेकिन आपको आज और कल के अंदर खुद को करके देखने, फिर आप ये देखना भी मैं जो आंसर दूंगा वो और इसमें से कितने मैच करते हैं। और जब पूरा हो जाए तो मैं आपको कल तक भेज दूंगा। फिर अपनी फेयर नोटबुक में फर्स्ट लेसन लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।